हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम सेकंड टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। आपका जो स्थानीय प्रशासन वाला बुक है उससे इवोल्यूशन ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इन इंडिया, मतलब भारत में स्थानीय प्रशासन का ऐतिहासिक संदर्भ किस तरह से रहा है। तो आपकी बुक में आप इस चैप्टर को पढ़िएगा। मैंने इसको एकदम शॉर्ट में करने की कोशिश की है। ये आपको जो सामने दिख रहा है स्ट्रक्चर, ये मैंने आपको समझाने के लिए बनाया है। इससे आपको माइंड मैप बनाने में हेल्प मिलेगी कि आपको किस तरह से इसको समझना है। तो इसके देखिए इवोल्यूशन के हम 4 चरण पढ़ेंगे। पहला प्राचीन काल में क्या रहा, उसके बाद मध्यकाल में किस प्रकार से रहा, फिर अंग्रेजी शासन काल में कैसे रहा है, और फिर स्वतंत्रता के पश्चात क्या स्थिति रही है। ये 4 चरण हम इसके पढ़ेंगे। तो पहला जो चरण है प्राचीन काल में, उसमें हम किस तरह से चलेंगे कि वैदिक युग में क्या स्थिति थी, फिर उत्तर वैदिक युग में क्या स्थिति थी, फिर मौर्य काल में क्या रहा स्थानीय स्वशासन का, और उसके बाद मौर्योत्तर काल और गुप्त काल में किस प्रकार की स्थितियां रही। तो ये एक, जैसे आपसे 50 वर्ड्स में सिर्फ प्राचीन काल का डेवलपमेंट पूछें तो आपको ये 4 चीज़ें उसमें बतानी हैं। दूसरा है मध्यकाल में। मध्यकाल को 2 भागों में बांटा गया है। 1200 ईस्वी से लेकर 1526 तक का सल्तनत काल और 1526 से 1707 तक का मुगल काल, मतलब ये 2 भागों में मध्यकाल को, वैसे भी हिस्ट्री में भी मध्यकाल को इसी तरह से पढ़ा जाता है। फिर अंग्रेजी शासन काल में ये 4 भागों में विभक्त किया गया है। उसके अलग अलग ईयर वाइज चरण दे रखे, जो कि मैं जब अंग्रेजी शासन का कराऊंगी तब मैं आपको ये फ्लो चार्ट फिर से बना लूँगी। फिर है स्वतंत्रता के पश्चात, हम 2 भागों में पढ़ेंगे। 1948 से 1992 तक क्या स्थिति रही, और उसके बाद में 1992 से अब तक क्या स्थिति है, क्योंकि 92 का जो ईयर था ये हमारा एक माइलस्टोन माना जाता है बीच में। उसके बाद का जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिफरेंट है और अभी तक वही चला आ रहा है। तो ये फ्लो चार्ट आपको समझने में मदद करेगा कि इवोल्यूशन को आपको किस संदर्भ में समझना है, और स्पेसिफिकली आपसे 50 वर्ड्स में अलग चारों चीज़ों पे अलग अलग चीज़ें पूछी जाएं तो आप वो लिख सकते हैं। और आपसे प्राचीन काल का स्ट्रक्चर 50 वर्ड्स में पूछा जा सकता है, मध्यकाल का। अंग्रेजी शासन काल जो है या तो आपसे 200 वर्ड्स में पूछा जाएगा या 500 वर्ड्स में पूछा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी 4 चरण हैं इसमें, और उसमें बहुत सारे इनोवेशंस, मतलब इवोल्यूशंस हैं, सॉरी इनोवेशंस नहीं, इवोल्यूशंस हैं। डिफरेंट जो गवर्नर जनरल आए थे उन्होंने क्या क्या स्टेप उठाए और उससे क्या क्या फ़र्क पड़ा। फिर स्वतंत्रता के पश्चात वाला जो भाग है ये एक्चुअली आपको जोड़ करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्योंकि इसके बाद में हम स्थानीय प्रशासन जितना भी पढ़ेंगे वो 1992 के बाद का डेवलपमेंट वाला जो पूरा स्ट्रक्चर है हम वही पढ़ेंगे। तो ये आप इजीली, जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा तो इस पॉइंट को आप बहुत इजीली लिख लेंगे। तो फिर मैं शुरू करती हूँ प्राचीन काल से। तो प्राचीन काल में सबसे पहले हम चलेंगे वैदिक युग में। वैदिक युग जैसा कि आप जानते हैं 1500 बीसी से स्टार्ट माना जाता है, 1500 बीसी से 600 बीसी तक, मतलब जो 1500 बीसी के समय हमारे यहाँ आर्य आए थे ऐसा माना जाता है। तो उन्होंने वैदिक जो संस्कृति थी उसकी नींव रखी थी, और ये जो व्यवस्था थी ये ग्राम आधारित थी, मतलब उस समय वो कबीलों में रहा करते थे, छोटे छोटे समूहों में। तो उस समय की जो व्यवस्था है वो ऋग्वेद में वर्णन है, उसके आधार पर बनाई गई है कि किसी भी ग्राम में 2 समितियों का गठन किया जाता था, एक सभा और एक समिति। जो सभा थी उसमें जो गांव हुआ करता था, जिसको कि वो जनपद भी कहते थे, उसके गणमान्य व्यक्ति शामिल किए जाते थे। तो कोई भी मेन डिसीजन लेना हो तो ये गणमान्य व्यक्ति एकत्रित हो जाते थे और उस आधार पर डिसीजन लिया जाता था। समिति जो होती थी उसमें जनपद के सभी व्यक्ति शामिल थे, मतलब जो भी बालिग पुरुष हुआ करते थे वो इसका हिस्सा हुआ करते थे, और वैदिक युग में स्त्रियां भी इसका हिस्सा थीं। ऐसा उदाहरण भी हैं कि वो समिति की बैठकों में आती थीं और अपनी बात भी रखती थी। तो अगर जनपद से जुड़ा हुआ कोई बहुत महत्वपूर्ण निर्णय लेने की स्थिति आती थी तो समिति की बैठक का आह्वान किया जाता था। तो ये वैदिक युग का स्ट्रक्चर था। उसके बाद आता है उत्तर वैदिक काल। उत्तर वैदिक काल में क्या हुआ है कि बड़े जनपदों का उदय, मतलब उत्तर वैदिक काल 600 बीसी के बाद माना जाता है।
600 बीसी से शुरू हुआ था। इसमें क्या हुआ कि जो भी उस समय वैदिक युग में जो शक्तिशाली ग्राम समूह के नेता हुआ करते थे कबीले के, उन्होंने अपने आसपास के कमज़ोर कबीलों को और गाँवों को जीतना शुरू किया और बड़े बड़े बनाने शुरू कर दिए। ये शुरुआत उत्तर वैदिक युग में हुई थी। इसके जो उदाहरण हैं स्थानीय प्रशासन के, वो हमें कहाँ मिलते हैं? महाभारत के शांति पर्व में स्थानीय शासन का उल्लेख किया गया है, वहाँ से ये उठाया है। तो शांति पर्व में इकाइयाँ, जो शासन की इकाइयाँ हैं, वो किस रूप में वर्णित हैं कि कोई गांव है, उसके बाद में 100 ग्राम है, फिर 1000 ग्राम है, फिर इनके जो मुखिया या इनके अध्यक्ष हुआ करते थे उनका नाम दे रखा है। जैसे ग्राम का अध्यक्ष ग्रामिक होता था, 100 ग्राम के अध्यक्ष को शत ग्रामाध्यक्ष कहते थे, जो 1000 गांव का शासक होता था या 1000 गांव का मुखिया होता था उसे सहस्त्र ग्रामपति कहते थे। ये क्या काम करते थे? सभी कर एकत्रित करते थे और शांति और व्यवस्था बनाए रखते थे। इतना ही दे रखा है। तो आप जैसे मैंने तो उसको एरो में बनाया है। आई होप आप इसको लिखने के लिए जब करेंगे तो बहुत इजीली लिख पाएंगे कि उत्तर वैदिक युग वह युग था जिसमें बड़े जनपदों के उदय की शुरुआत मानी जाती है। इसमें स्थानीय स्वशासन के संदर्भ का उल्लेख हमें महाभारत के शांति पर्व में मिलता है, जहाँ शासन की इकाइयों का गठन इस रूप में किया गया था। इनके मुखिया इन नामों से जाने जाते थे और ये कार्य करते थे। ऐसे आप 50 वर्ड्स में इजीली लिख लेंगे। फिर तीसरा है मौर्य काल में। मौर्य काल 300 बीसी से स्टार्ट माना जाता है। 324 या 326 बीसी से शुरू है। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य का शासन 326 या 326 से माना जाता है, 326 ईस्वी से माना जाता है। तो उस समय की जो मौर्य काल है उसमें सुव्यवस्थित प्रशासनिक संरचना का उद्भव हुआ है। मतलब मौर्यों ने अपने स्ट्रक्चर को, जो उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर था, उसको बहुत सिस्टमैटिकली डेवलप किया था और ये बहुत वृहद स्तर पर था। मतलब जो केंद्रीय प्रशासन था वो प्रांतीय प्रशासन और उसके बाद में उससे नीचे का जो स्थानीय प्रशासन था बहुत सिस्टमैटिक ढंग से किया गया था। इसका उल्लेख हमें कहाँ मिलता है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में हमें उसका उल्लेख मिलता है। देखिए हिस्टोरिकली तो जो माना जाता है वो ये माना जाता है कि कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र है उसमें उसने सुझाव दिया था राजा को कि इस तरह का गठन होना चाहिए। लेकिन क्योंकि हमारे पास में और हिस्टोरिकल प्रमाण नहीं है, इसीलिए हम ये मानते हैं कि उस समय ऐसा शासन था या नहीं ये पता नहीं है, लेकिन हम मानेंगे कि ऐसा था। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में 2 प्रकार की संरचनाओं का उल्लेख है। ग्राम शासन किस तरह से चलाया जाता था और नगरीय शासन किस तरह से चलाया जाता था। तो ग्राम शासन के लिए उसने कौटिल्य ने जैसा स्ट्रक्चर बताया है कि 800 जो ग्राम थे उनके समूह को स्थानीय कहा जाता है, 400 ग्राम के समूह को द्रोणमुख कहा जाता है, 200 गांव के समूह को खारवटिक कहा जाता है और जो 10 ग्राम का समूह होता है उसको संग्रहण कहा जाता है। मतलब उसने इस तरह से इसको बांटा था। और उसके बाद में इनकी जो शासन व्यवस्था है उसके बारे में भी उसने डिटेल बता रखी है कि उनके क्या क्या मुखिया जो थे वो कैसे काम करते थे। तो जनरली वही टैक्स कलेक्शन और शांति व्यवस्था बनाए रखने के काम इनके हुआ करते थे। नगरीय शासन के बारे में जो मौर्य काल में हमें है वो मेगस्थनीज की जो बुक है इंडिका, उससे मेन वर्णन लिया गया है। उसमें उसने कहा है कि नगर के प्रशासन को 6 समितियां मिलके चलाया करती थी। ये आपने, अगर आप हिस्ट्री के स्टूडेंट नहीं भी हैं तो बहुत जगह पढ़ा होगा। भारत में जहाँ कहीं भी स्थानीय प्रशासन की बात आती है वहाँ पर ये आता है कि इंडिका में मेगस्थनीज ने किस तरह का, पाटलिपुत्र का बेसिकली उसने बताया कि पाटलिपुत्र को जो है वो 6 समितियाँ संभाला करती थी, जिसमें प्रत्येक समिति में 5-5 सदस्य होते थे। और एक समिति उद्योग धंधों की देखभाल करती थी, दूसरी जन्म मरण का विवरण रखती थी, एक विदेशी समितियाँ विदेशी जो लोग आया करते थे उनसे संबंधित कामकाज को संभालती थी, और एक समिति कल कारखानों को देखती थी, और एक जो है वो टैक्स वसूलने का काम करती थी। इस प्रकार का स्ट्रक्चर उसने बता रखा है। तो ये आपकी बुक में बहुत साफ दिया हुआ है, तो आई होप आप इसको कर लेंगे। उसके बाद का जो काल आता है वो है मौर्योत्तर काल और गुप्त काल।
इसके बारे में हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप समझेंगे तो मौर्योत्तर काल को पहले अंधकार के युग का काल माना जाता था। मतलब हमारे पास में जो पुरानी हिस्ट्री बुक्स हैं उनमें यही लिखा हुआ है, कोई बहुत ज़्यादा रिसर्च, कोई बहुत ज़्यादा इसके प्रमाण या स्रोत हमें मिले नहीं थे जिससे इसके बारे में जानकारी मिले। फिर उसके बाद रिसेंटली जो अध्ययन हुए हैं उनमें ये सामने आया कि इस समय भारत में जो है वो एक तरीके से ये प्री फ्यूडल स्टेट मानी जाती है, मतलब कि सामंतवाद के उदय की शुरुआती चरण माना जाता है। और मौर्योत्तर काल में जो व्यापार वाणिज्य था भारत में उसको काफ़ी गति मिली थी, बहुत श्रेणियों का उदय हो गया था, व्यापार और वाणिज्य बहुत अच्छे स्तर पर हुआ करता था और वो स्थानीय स्तर पे बहुत अच्छा मैनेज था, ऐसा हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें आपको कहाँ क्या लिखना है कि सामंतवाद के उदय का शुरुआती चरण था और इसमें गाँव में धीरे धीरे गाँव का स्वायत्त इकाइयों के रूप में उदय हुआ है। तो सामंतवाद की खासियत ये है कि ये स्थानीय शासन ही एक तरीके से छोटे छोटे राज्य, छोटे छोटे जो क्षेत्र हुआ करते थे उन पर छोटे छोटे सामंत राज्य करते थे और उन सामंतों के ऊपर एक बड़ा सामंत हुआ करता था और उस सामंत के ऊपर राजा हुआ करता था। तो ये एक तरीके से भूमि आधारित संरचना थी, मतलब किसान जो थे वो जो भी उपजाते थे उसका टैक्स एक सामंत लेता था, फिर वो अपने से ऊंचे सामंत को भी टैक्स देता था, खुद भी रखता था, फिर उसको भी देता था, फिर वो और ऊपर देखता था और फाइनली राजा के पास में वो टैक्स पहुंचा करता था। तो ये सामंतवाद का स्ट्रक्चर होता था। तो इसमें गांव धीरे धीरे, क्योंकि राजा को सिर्फ टैक्स लेने से मतलब था, उसने ये फंडा छोड़ दिया था कि मैं बहुत बड़े स्तर पर अपने डायरेक्ट लोगों को नियुक्त करूंगा और उनके ऊपर राज करेंगे हम और फिर उनसे टैक्स लेंगे, इस तरह का नहीं हुआ करता था। तो जो गांव थे उनका स्वायत्त इकाइयों के रूप में उदय हो गया था। गांव के मुखिया को ग्रामपति कहा जाता था और ग्रामपति की सहायता के लिए एक ग्राम परिषद हुआ करती थी। तो इनको जो है, क्योंकि ये स्वायत्त इकाइयों के रूप में गठित हो गए थे, तो दीवानी, फौजदारी और न्यायिक सभी प्रकार के इनको अधिकार प्राप्त थे। ये मैंने आपको समझाया बहुत डिटेल में है, लेकिन आपको जब लिखना होगा तो आपको इसका फॉर्मेट सिर्फ 50 वर्ड्स में बनाना है। ये सिर्फ समझाने के लिए इतना ज़्यादा मैंने आपको बताया है। जब आप इसको लिखेंगे तो आप इसको 50, मैंने इसको बनाया ही देखिए 4 ही लाइन में लिखा हुआ है, तो आप हर एक की 10 शब्द लिखेंगे, इतने में ही 50 वर्ड्स पूरे हो जाएंगे। तो ये आपका मौर्योत्तर और गुप्त काल तक है। कल मैं आपको मतलब नेक्स्ट जो भी आपकी क्लास होगी उसमें मैं आपको मध्यकाल का डेवलपमेंट पढ़ाऊँगी और उसके बाद में ब्रिटिश। थैंक यू सो मच।